Hello friends, I am Dr. Kalpana for NEET Biology. Today we will study phylum Porifera, that is first phylum of kingdom Animalia. तो आज हम पढ़ेंगे पॉरीफेरा या स्पंजेस के बारे में। पहले हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम पढ़ लिया है कि किस बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ा है। जिसने नहीं देखा वो वीडियो, उससे आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले जब हमने एनिमल किंगडम किया था, वेटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, तब जो यूनिसेलुलर एनिमल्स थे उनको प्रोटिस्टा किंगडम में रख दिया गया था। उनको एनिमल किंगडम में वो नहीं है। इसका मतलब एनिमल किंगडम में जो भी होंगे वो सब क्या होंगे, मल्टी सेलुलर। तो इनकी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स तो क्या हो जाएगी, मल्टी सेलुलर। तो ये हो गए मल्टी सेलुलर, मीन्स मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, क्योंकि यूनिसेलुलर वाले एनिमल किंगडम में नहीं आते हैं। दूसरा, जब हमने एनिमल किंगडम को डिवाइड किया तो हमने क्या देखा कि उनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। बॉडी में सेलुलर लेवल है या टिश्यू लेवल तक हैं, या ऑर्गन्स डेवलप्ड हैं, या ऑर्गन सिस्टम डेवलप हैं। तो हमने देखा कि जब हमने डिवाइड किया दो में इसको, तो एक तो था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सेलुलर लेवल, और दूसरा था टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो यहाँ पर क्या था, ये सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब सेल्स तो होंगी बॉडी में, लेकिन वो ऑर्गेनाइज होके टिश्यू नहीं बनाएंगी, ऑर्गन नहीं बनाएंगी। हर एक सेल्स जो है वो अपना अलग अस्तित्व रखेंगी, वो मिलके टिश्यूज नहीं बनाएंगी। फिर सिमेट्री आई थी, क्योंकि यहाँ पर टिश्यू नहीं है, तो इसका मतलब उसमें बॉडी स्ट्रक्चर जो वो सिमेट्री हम स्टडी नहीं कर सकते हैं। तो ये कैसे थे, एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल का मतलब हम किसी भी प्लेन से उसको दो आइडेंटिकल हाफ्स में नहीं बांट सकते हैं। तो ये तो जब क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था उस समय हमने पढ़ा था, उसी के हिसाब से ये हम कहाँ पहुँचे थे, फाइलम पॉरीफेरा में। तो एनिमल किंगडम मल्टी सेलुलर, फिर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल, उसके बाद सिमेट्री, ये क्या है, एसिमेट्रिकल है। पॉरीफेरा का मीन्स होता है पोर बियरर। इनकी बॉडी में क्या होते हैं, छेद होते हैं, और इनको कॉमनली हम क्या कहते हैं, स्पॉन्जेस कहलाते हैं ये, क्योंकि इनकी बॉडी में क्या होते हैं, छेद होते हैं। बॉडी जो है फुल ऑफ पोर्स होती है और चैनल्स होते हैं। ये पोर्स जो है एक चैनल के द्वारा ये आपस में मिले रहते हैं, और ये वाटर को सर्कुलेट करते हैं पूरी बॉडी में। तो इस तरह से ये एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बन जाता है, और जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कैनाल सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पर यदि इसमें जो है, इसमें फुल ऑफ स्पोर्स हो जाएंगे, बॉडी में फुल ऑफ स्पोर्स और चैनल्स। उस सिस्टम ऑफ चैनल को हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। ये इसमें होता है। ये कैनाल सिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट है इसका, क्योंकि किसी और फाइलम में ये नहीं होता है। ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है 2020 में भी और 2021 में भी। ये इस तरह से आ सकता है। एक तो कैनाल सिस्टम किस में हो सकता है, बहुत सारे आपको ऑप्शंस दिए होंगे, तो आपको छांटना होगा फाइलम पॉरीफेरा। या मैच में आ सकता है, बहुत सारे एक साइड में ऑप्शन, दूसरी साइड में भी ऑप्शन। कैनाल सिस्टम को आपको किससे जोड़ना होगा, पॉरीफेरा से जोड़ना होगा। तो इस तरह से, या एक रीजन और असर्शन में भी हो सकता है कि ये जो है कैनाल सिस्टम
ये किस में पाए जाते हैं? पॉरीफेरा में। ये इसमें से कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ये वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनाल सिस्टम जो होगा वो हमेशा किस में होगा? पॉरीफेरा में होगा। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, नीट में पहले भी आया हुआ है। उसके बाद जो है ये स्पॉन्जेस जो होते हैं एक्वाटिक तो होते ही हैं, पानी में मिलते हैं। ये सबसे प्रिमिटिव है। यदि हम कहेंगे एनिमल किंगडम में सबसे पहले जो एनिमल्स आते हैं वो ये पॉरीफेरा ही आते हैं। और ये कहाँ क्या होते हैं? एक्वेटिक होते हैं। और एक्वेटिक मतलब पानी में पाए जाते हैं, लेकिन उसमें भी ज़्यादातर क्या होते हैं? ये मैराइन होते हैं, जनरली मैराइन। मतलब सी वाटर या सॉल्टी वाटर में मिलते हैं। स्पॉन्जिला जो है ये क्या है? ये फ्रेश वाटर स्पंज है। फिर ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बहुत सारे नाम स्पंजेस के दिए होंगे और पूछा होगा विच इज़ फ्रेश वाटर स्पंज। तो आपको ध्यान रखना है कि स्पॉन्जिला क्या है? फ्रेश वाटर में मिलता है, ये रिवर और लेक वगैरह में। और बाकी सब जो है ये सॉल्टी वाटर या सी वाटर में स्पॉन्जेस ये मिलते हैं। अब इसमें वाटर जो है एंटर करता है बॉडी के अंदर, छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ऑस्टिया। मान लीजिए ये एक स्पंज है, तो इसमें क्या होंगे? छोटे छोटे पोर्स होंगे, इनको हम कहेंगे ऑस्टिया। सिंगुलर है ऑस्टियम और प्लूरल है ऑस्टिया। और सेंट्रल में जो होगी वो क्या होगी? एक कैविटी होगी बीच में, यहाँ पर ये कैविटी है। पूरे वॉल में तो ये पोर्स हो गए और ये कैविटी होगी बीच में, जिसको कहते हैं स्पंजोसील। ये कैविटी हो गई सेंट्रल कैविटी, स्पंजोसील। और उसके बाद जो है यहाँ से पानी एंटर करेगा और फिर कहाँ पहुँचेगा? स्पंजोसील में। और उसके बाद फिर ये पानी बाहर निकल जाता है। इस ओपनिंग को कहते हैं ऑस्कुलम। तो इस तरह से यदि हम कंपेयर करें माउथलेट्स, तो इसके माउथलेट्स कौन हुए? ऑस्टिया, क्योंकि इससे ही भोजन भी और पानी वगैरह सब क्या हो रहा है? अंदर जा रहा है। और जो बाहर निकल रहा है वो क्या है? ऑस्कुलम। तो ऑस्कुलम किसके कंपेरेटिव हो गया? एनस के। तो इस तरह से ये माउथलेट्स हैं और ये एनस है। इस तरह से ये पानी की करंट के थ्रू ही पूरे में बॉडी में सर्कुलेट होता है। कैनाल सिस्टम जो इसका है बहुत इम्पोर्टेंट, इस पर भी क्वेश्चन बन सकते हैं ऑस्टिया और ऑस्कुलम पे। माउथ से कंपेयर कौन है? ऑस्टिया, ऑस्टियम है, ये ऑस्टिया है, ये बहुत सारे होते हैं, और ऑस्कुलम जो है ये एक होता है। कैनाल सिस्टम हेल्प्स इन गैदरिंग फूड, गैदरिंग। जब पानी एंटर करता है ऑस्टिया के थ्रू, तो जो भी इसमें फूड होते हैं, इसका फूड जो होता है वो क्या होता है? छोटे छोटे ऑर्गेनिक मटेरियल, लिविंग मटेरियल या और जो पार्टिकल्स होंगे फूड के, वो सब इसके अंदर पानी के थ्रू, ऑस्टिया के थ्रू अंदर चले जाते हैं। तो ये जो है फूड गैदरिंग का काम करता है। फिर रेस्पिरेटरी, एक्सचेंज का काम भी इसी से होता है, क्योंकि जो पानी जाता है उसमें जो ऑक्सीजन है वो ये ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें निकाल देता है, जो फिर बाहर निकल जाती है। और रिमूवल ऑफ वेस्ट, मतलब ये न्यूट्रिशन में मदद कर रहा है, फिर रेस्पिरेशन में मदद कर रहा है और फिर एक्सक्रीशन में मदद कर रहा है। सब इसी के पानी के थ्रू ही, एंटर थ्रू ऑस्टिया एंड एग्जिट थ्रू ऑस्कुलम। तो इस तरह से ये बहुत इम्पॉर्टेंट कैनाल सिस्टम है, जो कि इसमें
इसका मेन है, इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब कैनाल सिस्टम कैसे होता है? क्योंकि ये इसमें सिस्टम्स तो नहीं होंगे जो डाइजेस्टिव सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होंगे, क्योंकि इसमें सेलुलर लेवल है। क्या होता है, जो ये बॉडी है इसमें यहाँ पर क्या होंगी, सेल्स हैं जो इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग बना रही हैं, और ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं, और ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो इसका साइज़ कम हो जाता है, और जब ये रिलैक्स करती हैं तो इसका साइज़ बड़ा हो जाता है। फिर इसके बाद इसमें बीच में सेल्स नहीं होती हैं, लेकिन क्या होता है, एक जिलेटिन लाइक सब्सटेंस भरा रहता है जो कहलाता है मीसेनकाइम। इसमें भी सेल्स होती हैं कुछ कुछ, जैसे स्पिक्यूल्स बनाने वाली या गैमीट्स बनाने वाली सब इसमें होती हैं। उसके बाद आ जाता है ये बहुत इम्पोर्टेंट सेल्स हैं जो कि स्पंजेस में ही मिलती हैं, ये कहलाती हैं कोनोसाइट्स और कॉलर सेल्स। इस तरह से ये, और यहाँ बीच बीच में इसमें जो है वो क्या आ जाएंगी, वो सेल्स होती हैं जो कि ऑस्टिया बनाती हैं। ये ओपनिंग होगी, तो यहाँ से पानी एंटर करेगा और ये बीच में स्पंजोसील आ गई, ऐसे इधर भी बाउंड्री है, बीच की कैविटी स्पंजोसील, उसके बाद ये बाहर ऑस्कुलम के थ्रू निकल जाता है। ये है कैनाल सिस्टम, एंटर करेगा और स्पंजोसील, स्पंजोसील से ऑस्कुलम। लेकिन यहाँ पर ये इसमें काफ़ी वेरिएशंस होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस होते जाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे किया क्या, ये जो पोरोसाइट सेल्स होती हैं इन्होंने क्या बनाया, एक रास्ता बना दिया और यहाँ से ये पानी एंटर कर रहा है और यहाँ से स्पंजोसील में जा रहा है, इसके बाद ये बाहर निकल जा रहा है। ये सबसे सिंपल है। फिर क्या होता है, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड में ये इस तरह आगे, फिर ये इस तरह से डिवाइड होता है। कैनाल सिस्टम जो है सीधे ना जाके वो क्या हो रहा है, यहाँ इधर भी जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, इनका सरफेस एरिया बढ़ रहा है। थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड जो स्पंजेस एडवांस होते हैं उसमें क्या होता है, फिर इनमें फर्दर फिर इस तरह से ये सिस्टम पूरा का पूरा क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ से एंटर कर रहा है पानी, यहाँ बाहर निकल रहा है। इसमें यहाँ से ये सिंपलेस्ट है। फिर उसके बाद ये इसमें डिवीजन हो गया, इसमें फिर फर्दर बाइफर्केशंस वगैरह हो गए, तो ये हो गया। लेकिन ये जो सेल्स हैं ये कहलाती हैं कोएनोसाइट्स या कॉलर सेल्स। इनका स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक तो ये इसका बेस होता है, फिर ये कॉलर होता है और यहाँ पर ये फ्लैजिला होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हो गया कॉलर और ये हो गया बेस। ये क्या है, ये कॉलर सेल्स या कोएनोसाइट्स हैं। फिर इसमें बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि पॉरीफेरा के सबसे इम्पोर्टेंट टर्म पॉरीफेरा के लिए कौन सा होगा, प्रेजेंस ऑफ कोएनोसाइट्स। या कोएनोसाइट्स किस फाइलम में पाए जाएंगे, किस फाइलम में, पॉरीफेरा में। या आप मैच कराइए, तो आपको जब भी मैच कराना होगा तो कोएनोसाइट्स हमेशा किससे मैच कराओगे, पॉरीफेरा से। तो इसमें बहुत तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं कोएनोसाइट्स में। और इसका फंक्शन क्या है इनका, इसमें फ्लैजिला है तो ऐसे ही इधर भी है। तो ये फ्लैजिला क्या करते हैं, पानी की करंट को ये लगातार मूवमेंट में बनाए रखते हैं। पानी हमेशा करंट के रूप में फ्लो करता रहता है। यहाँ से जाएगा इस पर, यहाँ पर भी ये कोएनोसाइट्स होती हैं। पूरे वाटर कैनाल सिस्टम में कोएनोसाइट्स होती हैं और इनके फ्लैजिला जो हैं ये क्या करते हैं, ये पानी को
आगे बढ़ाते रहते हैं और उसी के थ्रू इनको फूड भी मिल रहा है, उसी के थ्रू इनको ऑक्सीजन भी मिल रही है और उसी के थ्रू जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो बाहर निकल रहे हैं। तो ये है वाटर कैनाल सिस्टम या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये केवल पॉरीफेरा में ही होता है। अब इसके बाद डाइजेशन, भोजन अंदर चला गया, फिर ये क्या होगा, सेल्स में जाएगा और सेल्स के अंदर जो है वो डाइजेशन होगा। जैसे हम लोगों, हम ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, हम जब खाना खाते हैं तो हमारे स्टमक में जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है, वहाँ पर डाइजेशन होता है। तो इसमें अगला पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हर एक पॉइंट इसके इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है, ये है डाइजेशन इज इंट्रासेल्युलर। पूरी बॉडी में सेल्स ही सेल्स हैं और भोजन क्या होगा, यहाँ पहुँच जाएगा सेल्स के अंदर। ये सेल है और ये फूड कहाँ पहुँच गया, अंदर पहुँच गया सेल्स के, और फिर इसका डाइजेशन होगा और जो एब्जॉर्ब होने वाला सब्सटेंस है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, बाकी वो आउट चला जाएगा। हमारी बॉडी में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, इसमें कहाँ है सेल्स, यहाँ पर बॉडी बॉल में सेल्स है ना, लेकिन फूड कहाँ रहता है, यहाँ। और सेल से जो भी जूस या एंजाइम सिक्रीट होता है वो कहाँ आता है, फूड में, यहाँ। तो ये हो गया इंटरसेलुलर। ये यहाँ पे सेल के अंदर नहीं जा रहा है भोजन, बल्कि सेल से निकल के जो भी सब्सटेंसेस डाइजेशन में ज़रूरी हैं वो फूड से मिलने के लिए कैविटी में आ रहे हैं। तो ये हो गया इंटरसेलुलर। लेकिन इसमें कैसा है, इंट्रासेलुलर, मतलब भोजन जो है, फूड जो है वो सेल के अंदर जाएगा और वहाँ जो है फिर इसका डाइजेशन होता है। स्केलेटन जो है बॉडी की शेप देने के लिए, स्केलेटन वो मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स, स्पिक्यूल्स कहलाते हैं। या स्पंजिंग फाइबर्स। ये कैल्केरियस हो सकते हैं, कैल्शियम बने हुए, और या सिलिका के हो सकते हैं, सिलिशियस हो सकते हैं, और या बहुत सॉफ्ट होते हैं, तब उनको हम कहते हैं स्पंजिंग फाइबर्स। इस तरह की ये इनकी शेप कुछ भी हो सकती है। ये तीन ये एंगल ये इस तरह से हो सकते हैं, और जो स्पंजिंग फाइबर्स हैं वो तो बहुत सॉफ्ट होते हैं। इस तरह की जो इसमें स्पंजिंग फाइबर होगा वो बहुत सॉफ्ट स्पंज होगा, और ये हार्ड होता है जो बॉडी को एक शेप देते हैं। इसको हम कह सकते हैं कि ये स्केलेटन है, इसके स्पिक्यूल्स। स्पिक्यूल्स में ये इस बॉडी की शेप देते हैं या इसका स्केलेटन बनाते हैं। फिर रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो कैसे होता है, फ्रैगमेंटेशन। यदि ये एक स्पंज है और इसका एक पार्ट मान लीजिए कट गया, टूट निकल गया, तो क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है, ये स्पंज, इसको कोई भी सबस्ट्रेट मिलेगा जहाँ पर ये गिरेगा और उसके बाद फिर ये पूरा अपना एनिमल बना देता है। तो इस तरह से ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्रैगमेंटेशन। पर इसमें क्या जरूरी है, जो मेसेनकाइम बीज की लेयर होती है उसमें कुछ सेल्स होती हैं, उनमें टोटिपोटेंसी होती है। टोटिपोटेंसी का मतलब वो किसी भी सेल में चेंज हो सकती है, शरीर के किसी भी तरह की सेल्स की ज़रूरत है वो बना सकती है। इसका मतलब इस टुकड़े में यदि वो सेल्स आई हैं तो क्या करेगा, ये पूरी बॉडी बना देगा। यदि वो वाली सेल्स नहीं है, जिनमें टोटिपोटेंसी का कैपेसिटी है, यदि नहीं है तो फिर ये एनिमल नहीं बनेगा। अदरवाइज कि कहीं से भी टूटेगा थोड़ा सा टुकड़ा और वो नया एनिमल बना देगा। उसके बाद जो है किसी में स्पंजेस में बडिंग भी से भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन बडिंग इसमें इंटरनल होती है। जो बड्स बनती हैं वो बॉडी के अंदर होती हैं, वो जेन्यूल्स कहलाती है। पर आपके में इतना डिटेल नहीं है यहाँ पर। ये मेन जो होता है वो फ्रैगमेंटेशन से होता है।
फिर सेक्सेस जो होते हैं मेल और फीमेल, वो सेक्सेस क्या होते हैं, सेपरेट नहीं होते हैं। मतलब ये नहीं कहेंगे हम कि ये मेल स्पंज है ये फीमेल स्पंज है, ऐसा नहीं, क्योंकि दोनों उसी के अंदर है। इसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, हर्माफ्रोडाइट। मतलब एक ही बॉडी के अंदर स्पर्म, मेल गैमीट्स और एग और स्पर्म दोनों बनते हैं और सेम ही इंडिविजुअल में बनेंगे, लेकिन फर्टिलाइजेशन आपस में नहीं होता, क्योंकि एग जो है थोड़ा पहले मैच्योर हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे स्पर्म्स बनेंगे, वो फिर पानी के थ्रू बाहर जाएंगे और फिर दूसरे एनिमल में जाएंगे, फिर वहाँ स्पंज में, और वहाँ फिर एग को फर्टिलाइज करते हैं। तो है तो ये हर्माफ्रोडाइट, लेकिन उसी एनिमल के स्पर्म उसी के एग को फर्टिलाइज नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि एग जो है वो पहले प्रोड्यूस हो जाता है। तो एग्स एंड स्पर्म्स प्रोड्यूस्ड बाय सेम इंडिविजुअल। मतलब ये है कि हम ये नहीं कहेंगे कि ये मेल स्पंज है और ये फीमेल स्पंज है। फिर क्या है, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। मतलब एग बाहर आ जाए और स्पर्म बाहर आ जाए और फिर पानी में फर्टिलाइजेशन हो, उसको हम कहेंगे एक्सटर्नल। लेकिन यहाँ क्या होगा, एग बाहर नहीं आता है, स्पर्म्स बाहर आते हैं पानी में, और वही पानी की करंट के थ्रू फिर दूसरे स्पंज में अंदर जाते हैं और फिर वहाँ एग को फर्टिलाइज करते हैं। इसलिए ये फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इंटरनल होता है। और जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। जब फर्टिलाइजेशन होने पे जाइगोट बनता है और जाइगोट के बाद नया इंडिविजुअल बनेगा, उसको हम कहेंगे डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन। लेकिन यदि बीच में लार्वा बनता है, जाइगोट से पहले क्या बना, लार्वा बना, और फिर लार्वा डेवलप होगा इनटू द एडल्ट, उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब स्पंजेस में लार्वा होता है, और इसकी लार्वा की खास बात ये होती है कि ये मोटाइल होता है। वैसे ये स्पंजेस क्या है, ससाइन है, एक ही जगह पर होते हैं, चलते नहीं हैं, मूव नहीं करते। लेकिन लार्वा इसका क्या करता है, उसमें फ्लैजिला होता है और वो मूव करके दूसरी जगह जा सकता है, जिससे कि वो मूव करके कहाँ गया, दूसरी जगह चला गया, तो वहाँ अपनी नई कॉलोनी बसा लेगा। तो लार्वा जो होता है इसका, वो लार्वा जो है वो फ्री लिविंग और फ्लैजिला होता है, उसी की वजह से ये मूव करता है और मूव करके दूसरी जगह जाके फिर नई कॉलोनी ये बना लेता है। और क्या होता है, ये मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट। एडल्ट से बिल्कुल अलग होता है। लार्वा भी इसमें कई तरह के होते हैं, अलग अलग स्पंजेस में अलग अलग है, अलग अलग नाम भी है, बहुत ज़्यादा डिटेल आपको पढ़ना नहीं, पर ये याद रखना है कि ये क्या है, फ्लैजिलेटेड होता है, फ्री लिविंग होता है, और इसीलिए डेवलपमेंट क्या है, इनडायरेक्ट है। क्योंकि इनडायरेक्ट में क्या मतलब होता है कि जाइगोट से डायरेक्ट एडल्ट नहीं बनेगा, पहले क्या बनेगा, लार्वा बनेगा, और लार्वा फ्री लिविंग है, फिर ये अपना दूसरी जगह जाएगा और वहाँ पर ये नया ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। इसमें एग्जांपल्स जो हैं, एक तो है सबसे सिंपल तो साइकोन है, एक ऑस्कुलम होगा इसमें, इस तरह से ये कॉलोनी में रहते हैं। इनमें ये ऑस्टिया होंगे बॉडी पे, अंदर इसके स्पंजोसील है, कैविटी है, और हर एक में एक एक क्या है, ऑस्कुलम है। ये है साइकोन, और या इसको स्काइफा।
फाइफा कहते हैं, और जूलॉजिकल नेम इसका साइकोन है। फिर अगला है स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला जो फ्रेश वाटर है, ये इस तरह का होता है। इसमें स्पॉन्जिन फाइबर्स होते हैं, इसलिए ये थोड़ा सॉफ्ट होता है। सबस्ट्रेटम मिलेगा इसको, यहाँ पर ये ग्रो करेगा इस तरह से। इसमें ये ऑस्ट्रिया है और यहाँ पर इसका नाम है स्पॉन्जिला। ये जो है फ्रेश वाटर स्पंज है और ये स्पॉन्जिया। स्पॉन्जिया है ये, यू स्पॉन्जिया है। और ये क्या है? बाथ स्पंज। इसका नाम क्या है? बाथ स्पंज। नहाने में बॉडी को रगड़ने के लिए यूज़ करते हैं यू स्पॉन्जिया, क्योंकि इसमें स्पिक्यूल्स नहीं है, इसमें स्पंजिन फाइबर्स होते हैं, तो ये क्या होता है? सॉफ्ट होता है। फिर यू स्पॉन्जिला है, ये वाला फ्रेश वाटर वाला, ये थोड़ा सा हार्ड होता है। इसमें इस तरह का शेप होता है, इसके इरेगुलर शेप है। एसिमेट्री होती है तो इरेगुलर शेप तो होगा ही। और उसके अलावा इसमें ये ऑस्टिया हो गए और एक जो है वो ऑस्कुलम हो गया। ये है स्पॉन्जिया। ये फ्रेश वाटर स्पंज, फ्रेश वाटर स्पंज। तो इस तरह से ये तीन है। तो इसी तीन की और ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है आपको जानने के लिए, इतना ही, और बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जानने की ज़रूरत है। तो इस तरह से ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टर्म जो है वो इसमें क्वेश्चंस आते हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट आता है कोएनोसाइट्स का, कॉलर सेल्स, जो कि इस वाटर पूरे कैनाल सिस्टम की लाइनिंग बनाते हैं। जितना भी कॉम्प्लिकेटेड वाटर कैनाल सिस्टम होगा, हर एक पूरे की लाइनिंग बनाएंगे, क्योंकि उसका फ्लैजिला ही मूव करने से वाटर करंट आगे बढ़ती है। तो इसमें जैसे आ गया कॉलर सेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? कॉलर सेल्स या कोएनोसाइट सबसे ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है पॉरीफेरा का। फिर क्या आ सकता है कि कौन टर्म्स दिए हैं कि ये कौन सा टर्म जो है वो पॉरीफेरा से रिलेटेड नहीं है, जैसे कि कोएनोसाइट्स रिलेटेड है, फिर टोटिपोटेंसी रिलेटेड है, क्योंकि मीसेंकाइमल सेल्स जो होती हैं कुछ, वो क्या करते हैं, कुछ तो स्पिक्यूल्स बनाती हैं, कुछ क्या बनाती हैं, गैमीट्स बनाती हैं, और कुछ जो सेल्स होती हैं वो किसी भी तरह की सेल्स बॉडी के अंदर हो उसको बना सकती हैं। ऑस्कुलम, ये ऑस्कुलम स्पंज का कैरेक्टरिस्टिक है। मेटाजेनेसिस जो है वो इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। मेटाजेनेसिस में क्या होता है? इस तरह का डेवलपमेंट होता है कि एसेक्सुअल फेज और सेक्सुअल फेज ऑल्टरनेट करते हैं, मतलब एक बार एसेक्सुअल फेज होता है फिर सेक्सुअल फेज होता है, उसको आप क्या छोड़ो। पर ये इस तरह के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। और स्पंजेस क्या होते हैं? सेसाइल होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, और ये ठंडे पानी में नहीं मिलते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इस स्पंजेस की कि ये ठंडे पानी में नहीं मिलते, ये हमेशा किस में रहेंगे? वार्म और शैलो वाटर, वार्म और शैलो वाटर में पाए जाते हैं। ये जो है कोल्ड वाटर में नहीं मिलते हैं, और इनमें कोई टिश्यू नहीं होता। किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है, एनिमल्स के नाम दिए हुए कि इसमें से कौन सा है जिसमें टिश्यू नहीं होगा, तो आपको ध्यान रखना है पॉरीफेरा स्पंजेस जो है वो उसमें सेलुलर लेवल का है ऑर्गेनाइजेशन, तो टिश्यूज़ नहीं होंगे। और फिर आ सकता है कि स्पंजेस जो है और मेटाजोआ से डिफरेंट कैसे हैं, तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे इसमें माउथलेट्स हैं और एक एग्जिट है। ऑस्टिया माउथलेट्स हो गए और ऑस्कुलम ये। फिर कौन सा एनिमल है जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता? सिस्टम नहीं होता है, यो पॉरीफेरा है। बाकी और कैरेक्टरिस्टिक्स आगे फाइलम में देखेंगे। फिर जो है एसिमेट्रिकल होते हैं, सेलुलर लेवल का है, और एनिमल नेचर इसका शो होता है किससे? होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक मतलब पूरा का पूरा ये भोजन अपने को एनगल्फ कर लेता है, पूरा बॉडी जितना भी आ रहा है वो होलोजोइक है। इसमें कोई सेलुलोज नहीं होती है,
और सीलिएटेड लार्वा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लार्वा इसमें कैसा होता है, सीलिएटेड होता है, फ्लैजिला होता है उसमें, और वो मूव कर सकता है। जबकि स्पंज तो सेसाइल है, ये नहीं मूव कर सकता, लेकिन लार्वा जो प्रोड्यूस होता है वो मूव कर सकता है। इसीलिए ये इतने ज़्यादा जगह पर फैल सकते हैं, अदरवाइज एक ही जगह पर ये ग्रो करेंगे, और जगह नहीं जा सकते। दूसरी चीज़ ये फिल्टर फीडर है। फिल्टर फीडर माने जो यहाँ से पानी करंट जा रहा है उसमें बहुत इनका फूड भी है, फूड पार्टिकल्स हैं, टाइनी लिविंग थिंग्स हैं, वो सब ये क्या करते हैं अपने में रोक लेते हैं, जो इनके काम की बाकी चीज़ें ये बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरह से ये क्या हो गए, फिल्टर फीडर हो गए। और इसमें जो है माउथ से करस्पॉन्डिंग कौन सा स्ट्रक्चर होगा इसमें, ये ऑस्टिया। तो इस तरह से एक तो आपको डायरेक्ट टर्म्स से यूज़ करके क्वेश्चन आ सकते हैं, दूसरा मैच करने के क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत सारे फाइला दे सकते हैं, बहुत सारे करैक्टरिस्टिक दे सकते हैं। इसके करैक्टरिस्टिक्स में एक तो आपको वाटर कैनाल सिस्टम और एक कोएनोसाइट्स, ये बिल्कुल नहीं भूलना है। ये तो करैक्टरिस्टिक इसी फाइलम के हैं, किसी और में नहीं मिलेंगे। और या फिर आपको कौन कौन सा सही है, बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं, कौन सा पॉरीफेरा के लिए सही है। तो इस तरह से ये डिफरेंट क्वेश्चन बनेंगे, पर मटेरियल इतना ही है, आपको जानकारी इतनी चाहिए, क्वेश्चन ये डिफरेंट वे में आ सकते हैं। तो इस तरह ये था फाइलम पॉरीफेरा। आशा है समझ में आ गया हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।